हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चों। भारत की फौज पढ़ रहे थे ना? यस मैम। कहाँ तक पहुंचे थे हम लोग? क्या पढ़ना था इसमें? भारत मैम भारत माता पढ़ चुके थे। अब क्या पढ़ना था हम लोग को? भारत की और एकता, भारत की विविधता की और विविधता भारत की विविधता और एकता पढ़ना है। मतलब समझते हो इसका? बताइए, विविधता मतलब क्या होता है? इसका मतलब बताओ क्या होता है? मैम परेशानियाँ। एकता मीन्स क्या होता है? एक साथ। मैम एक साथ जैसे एकता से रहना। विविधता मतलब होता है विभिन्न, ठीक है? मैम क्या चीज? अनेक, विभिन्न होता है अनेक प्रकारों की। सुने हो? विभिन्न प्रकार सुने हो? यस मैम। विभिन्न प्रकार होता है या अनेक होता है या कई प्रकार, ठीक है? यस मतलब मैम। कई तरह से। क्लियर है? यस मैम। और एकता मतलब क्या होता है? मैम एक साथ एक मिलकर साथ। रहना। हाँ, तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? जो भारत की जो विभिन्न और विविधता मतलब उनके वहां का क्या है, हर अलग तरीके से हर जगह का अलग अलग होगा और एकता भी उनकी अलग अलग से देखी जाएगी। पढ़ते हैं तब समझ में आएगा क्या लिखा है, ठीक है? समझ रहे हो? यस मैम। भारत की विविधता अद्भुत है। क्या कहा जा रहा है कि जो यहाँ की विविधता है वो अद्भुत है, अद्भुत। प्रकट है, वहां सतह पर दिखाई पड़ती, मतलब कि वहां धरती पर क्या हो रहा है, दिखाई दे रहा है और कोई भी उसे देख सकता है, कोई भी उसको क्या कर सकता है, देख सकता है। देख सकते हैं। इसका ताल्लुक शारीरिक रूप से भी है और मानसिक आदतों और विशेषताओं से भी। मतलब कि क्या बताया जा रहा है इसमें कि यह ताल्लुक मतलब कि इसका जो संबंध है किससे किससे है, शारीरिक रूप से भी है और मानसिक हमारी जो आदत है और विशेषताओं से भी इनका ताल्लुक है। बाहर से देखने पर उत्तर पश्चिमी इलाके के पठान और सुदूर दक्षिण के वासी तमिल में बहुत कम समानता है। उनकी नस्लें भिन्न हैं, हालांकि उनके भीतर कुछ समान सूत्र हो सकते हैं। वे चेहरे और शरीर गठन में, खाने और पहनावे में और भाषा में एक दूसरे से भिन्न है। आप समझ में आया विभिन्नता मतलब किसमें किसमें? मैम चेहरे, शरीर गठन, शरीर गठन, खाने और पहनने, खाने और पहनने में। पहनावे, पहनने नहीं लिखा है, पहनावे में और भाषा में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। भाषा से, भाषा में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। भिन्न है, होते हैं। ठीक है?
पश्चिमी सीमांत प्रदेश में मध्य एशिया की कमक तो है ही, वहां के बहुत से रीति रिवाज जैसे कश्मीर के भी हिमालय के उस पार के देशों की याद दिलाते हैं। पठानों के लोग प्रचलित नृत्य, रूसी पूजक नृत्य शैली से मिलते हैं। इन तमाम भिन्नताओं के बावजूद पठान पर भारत की छाप वैसे ही स्पष्ट है वैसे तमिल पर। आवाज क्लियर है? बोलिए। यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही राधिका? नो मैम। इसमें कोई अचरज नहीं, क्योंकि सीमा के ये प्रदेश और साथ ही अफगानिस्तान भी भारत के साथ हजारों वर्ष से जुड़ रहे हैं। ये पुराने तुर्क और दूसरी जातियां जो अफगानिस्तान और मध्य एशिया में बसी थी, इस्लाम के आने से पहले बौद्ध थी। क्या बताया जा रहा है यहाँ पे? विभिन्नता समझ गए? उनके खाने में था, उनके पहनावे में है, उनकी संस्कृति में है, और किसमें है? वहाँ की भाषा में है। तो इस तरह की हमें विभिन्नता दिखती जा रही है। ठीक है, फिर क्या बताया जा रहा है कि उसमें क्या बताया गया है? इन तमाम मतलब इतने सारे सभी भिन्नताओं के बावजूद पठान पर भारत की छाप वैसी ही है जैसे तमिल पे। मतलब कि बताया जा रहा है जो पठान के लोग हैं उनकी जो चीजें हैं बिल्कुल भारत की भी वही चीज है जैसी तमिल पर है। इसमें कोई अचरज नहीं, इसमें कोई भिन्नता नहीं है, क्योंकि सीमा के ये प्रदेश मतलब कि जो सीमा, ठीक है, बॉर्डर के, और साथ ही अफगानिस्तान भी भारत के साथ हजारों वर्ष से जुड़ रहा है। ये पुराने तुर्क और दूसरी जातियां जो अफगानिस्तान और मध्य एशिया में बसी थी। इस्लाम मतलब मुस्लिम के आने से पहले बौद्ध, और उससे भी पहले क्या थी? वैदिक काल में हिंदू थी। सीमांत क्षेत्र प्राचीन भारतीय संस्कृति के प्रमुख केंद्र में से था। अब भी स्मारकों और मठों के ढेरों ध्वस्त अवशेष उसमें बिखरे हैं, विशेष रूप से तक्षशिला। तक्षशिला के महान महाविद्यालय विश्वविद्यालय के जो 2000 वर्ष पहले अपनी प्रसिद्धि की चरम सीमा पर है। कहा जा रहा है जो यहाँ पे जो तक्षशिला विश्वविद्यालय है वो क्या बता रहा है? वो 2000 वर्ष पहले कैसे था? अपनी प्रसिद्धि की चरम सीमा, मतलब कि वो बहुत ही फेमस था। सारे भारत के साथ ही एशिया के विभिन्न भागों से विद्यार्थी यहाँ खींचे आते थे। मतलब कि जो हमारा पूरा भारत था उससे क्या हो रहा था? जो एशिया के विभिन्न लोग थे, वहां के बच्चे थे, जो छात्र थे, वो क्या कर रहे थे? वहां से भागकर कहाँ आ रहे थे? सारे भारत के साथ ही एशिया के विभिन्न भागों से विद्यार्थी यहाँ खींचे आ रहे थे हमारे भारत में। धर्म परिवर्तन के अंतर जरूर आया, मतलब कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो हमारा धर्म है उसमें परिवर्तन तो जरूर आया है, पर उन क्षेत्रों के लोगों ने जो मानसिकता विकसित कर ली थी वह पूरी तरह नहीं बदल सकती है। क्या बताया जा रहा है? देखो हमारा स्कूल, विद्यालय, कॉलेज क्या है? वहां पे सभी छात्र हैं, सभी धर्म के लोग पढ़ रहे हैं। यहाँ पे तो भेदभाव नहीं किया जा सकता है,
लेकिन उनकी मानसिकता भी नहीं बदली जा सकती। पढ़ने तो साथ भेज रहे हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, लेकिन जो लोगों के मन में हमारी एक धारणा बन जाती है वो बदली नहीं जा सकती। ठीक है, फिर उसके बाद क्या कहा जा रहा है, पठान और तमिल दो चरम उदाहरण हैं। जो पठान है और तमिल है, इसके दो चरम उदाहरण हैं। ठीक है, पढ़िए इसके बाद से गौरव। यस मैम। पठान और तमिल दो चरण उदाहरण है, बाकी चरम की चरम है, चरम पठान और तमिल दो चरम उदाहरण है, बाकी की स्थिति कहीं उन दोनों के बीच में है। सबकी अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं, पर इससे भी गहरी छाप भारतीयत की है। भारतीयों की है। यह जानकारी बेहद हैरान में डालने हैरत वाली है। हैरत लिखा है बेटा। हैरत हैरत में डालने वाली है कि बंगाली, मराठी, गुजराती, तमिल, आंध्र आंध्र उड़ीस आंध्र उड़िया 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 लिखा है। उड़िया आसमानी असमी असमी कर्नाटक कन्नड़ कर्नाटक कहाँ लिखा बेटा, सही से देख के पढ़ो। कन्नड़ मलयाली, सिंधी, पंजाबी, पठान, कश्मीरी, राजपूत और हिंदुस्तानी भाषित जनता से बस हुई विकास मध्य भाग कैसे सुनो, रुको, भाषा भाषी जनता के बाद से फिर से पढ़ो। से मैम कहाँ से जनता से बस हुई विकास मध्य बसा लिखा है कि बस लिखा है, पहले देख के बताओ। बसा तो फिर क्यों गलत पढ़ रहे हो, बसा हुआ। हाँ, विशाल मध्य भाग कैसे सैकड़ों वर्षों से अपनी अपनी अलग पहचान बनाए रहे। इसके बावजूद इन सबके गुण दोष कमोबेश एक से है। इसकी जानकारी पुरानी परंपरा और अभिलेखों से मिलती है। साथ ही इस पूरे दौरान वे ऐसे भारतीय बने रहे हैं जिनकी राष्ट्रीय विरासत एक ही थी और उनकी नैतिक और मानसिक विशेषताएं भी समान थी। प्राचीन चीन की तरह प्राचीन भारत अपने आप से एक दुनिया थी, एक संस्कृति और सभ्यता थी जिसने तमाम चीजों को आकार दिया था। आकार दिया था। विदेशी प्रभाव आए और अक्सर उस संस्कृति को प्रभावित करके उसी में हो गए। चलिए राधिका पढ़िए उसके बाद से। अभी जब भी छोटा करूं विघटकारी तव्य विघटनकारी तत्व
उभरे उद्भरे उद्भरे उभरे बेटा, इतना गलत कैसे पढ़ रहे हो? पहले तो पढ़ते थे तुम लोग सही। देख के डर रही हो क्या पढ़ने में? क्या हुआ है बोलो? मैम कुछ कोई नहीं। दिक्कत हो रही है? तब फिर पढ़ते थे ना पहले तुम लोग। फिर तत्काल उभरे तत्काल उन्होंने सम सामंजस्य 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 खोजने सामंजस्य के खोजने के प्रयास को को बढ़ा दिया बढ़ावा दिया। बढ़ावा दिया। सभ्यता फिर के आरंभ से ही भारतीय मानस में एकता के स्वप्न स्वप्ने स्वप्न ने अपनी जगह बनाए रखी। इस एकता की कल्पना कभी किसी बाहर से आरोपित वस्तु या बाहरी तत्वों से के या विश्वास के मानकीकरण के रूप में नहीं की गई। इसके अंतर्गत विश्वासों और रीति रिवाजों के प्रति अपार सहिष्णुता सहिष्णुता का पालन किया गया और साथ ही हर तरह की विविधता को मान्यता ही नहीं प्रोत्साहन भी दिया गया। चलो हम पढ़ते हैं, ध्यान से एक एक शब्द देख के पढ़ा करो, ठीक है? किसी एक देशीय समूह में चाहे वे कितने घनिष्ठ रूप में एक दूसरे से जुड़े हो, छोटी बड़ी भिन्नताएं हमेशा देखी जा सकती हैं। क्या बताया जा रहा है? घनिष्ठ मतलब कितने ही उतने तरीके से। क्या घनिष्ठ का क्या मतलब होता है? पक्के रूप से, या ये कह सकते हो कि एक देशीय समूह क्या होता है, उनमें घनिष्ठ होता है, ठीक है? घनिष्ठ रूप से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। और लेकिन फिर वही बात बताई जा रही, लेकिन छोटी बड़ी भिन्नताएं हमेशा देखी जाती हैं। उस समूह की मूल एकता तब प्रकट होती है जब उसकी तुलना किसी अन्य देशीय समूह से की जाती है। यह बात अलग है कि अक्सर दो निकटवर्ती समूह की भिन्नता सीमांत इलाकों में या तो धुंधली पड़ जाती है या आपस में घुल मिल जाती है। क्या बताया जा रहा है कि जैसा देश है, समान देश है, अगर उनमें हम तुलना करें तो या तो उसमें क्या होगी, भिन्नताएं हमें नजर आएंगी, या कभी कभी होता है कि एक दूसरे ऐसा ही काम हो रहा है कि भिन्नता उसमें दिखेगी आपको दोनों चीजों में, या तो दोनों चीज आपको बिल्कुल सेम दिखेगी, मतलब कि समान दिखेगी। प्राचीन और मध्य युग में आधुनिक राष्ट्र के विचार ने जन्म नहीं लिया था और सामंती धार्मिक या जातीय संबंधों का महत्व अधिक था। फिर भी मेरा विचार है कि ज्ञात इतिहास में किसी भी समय एक भारतवासी भारत के किसी भी हिस्से में अपने ही घर की अपनेपन की अनुभूति करता था, जबकि किसी भी दूसरे देश में पहुंचकर वह अजनबी और परदेशी महसूस करता था। उन देशों में जाकर जिन्होंने कुछ दूर तक उसकी संस्कृति या धर्म को अपना लिया था, उसे अजनबीपन का बोध
निश्चय ही कम होता था। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, जैसे मान लो हम यहाँ पर हैं अपने भारत में, हम बाहर कहीं चले जाते हैं, ठीक है, या फिर मान लो एग्जाम्पल जैसे आप घर पे हो, ठीक है, आपका जो घर का रहन सहन है, घर का तौर तरीका है, लेकिन आपको कहा जाता है कि आप जाके दूसरे के घर पर रहिए, क्या आप उस तरह के रहोगे? नो मैम। एक दो दिन आपको थोड़ा सा सहन करना पड़ेगा, फिर आपको उसमें क्या करोगे, अपने आप को ढाल लेते हो ना, आप कहीं भी जाते हो तो एडजस्ट करना सीख जाते हो कि नहीं हम यहाँ पर Yes, आए ma'am. हैं उनके हिसाब से, या तो आप अपने हिसाब से रहना वहां पे सीख जाती हैं या तो उनके हिसाब से। तो यहाँ पे ये जब उनके हिसाब से रहना सीख जाती हो तो क्या वो अजनबी लगने लगते हैं? नो मैम। यही यहाँ पे बताया जा रहा है कि जबकि किसी भी दूसरे देश में पहुंचकर वहां अजनबी और परदेशी महसूस करता था, उन देशों में जाकर जिन्होंने कुछ दूर तक उसकी संस्कृति या धर्म को अपना लिया था, हमने अपना लिया, हमने रहना वहां पे सीख लिया, और उससे अजनबीपन का बोध निश्चय ही कम होता था। क्या होता था, हमने जब अपना लिया तो हमें अब हम अजनबी नहीं रह गए, हम जान गए कि नहीं हमको ऐसे ही आपके साथ रहना है। वे लोग जो किसी गैर भारतीय धर्म को मानने वाले थे या भारत में आकर यहीं बस गए या कुछ पीढ़ियों के गुजरने के दौरान स्पष्ट रूप से भारतीय हो गए। क्या बताया जा रहा है, जो भारतीय नहीं थे वह तो धर्म को अपना लिए थे, धर्म को मानने लगे थे, नहीं तो वहां भारत में आकर ही बस गए और कुछ पीढ़ी के बाद वो खुद भारतीय हो गए, जैसे यहूदी, पारसी और मुसलमान। जिन भारतीयों ने इन धर्मों को स्वीकार कर लिया वे भी धर्म परिवर्तन के बावजूद भारतीय बने रहे। एक समझ में आ रहा है? बिल्कुल। यहाँ पे क्या हमारे भारत में हिंदू भी रहते हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं और ईसाई भी हैं। क्या हम ये कहते हैं कि ये भारतीय नहीं है, ये ईसाई है ये भारतीय नहीं है, ये मुस्लिम है ये भारतीय नहीं है? क्या हमने ऐसा बोला? नहीं। नो मैम। क्या हिंदू को ही भारतीय माना? नहीं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो भारत में आके उन्होंने अपने धर्म को माना, धर्म को स्वीकार किया और धर्म परिवर्तन के बावजूद भी वे अपने क्या थे, वो भारतीय ही बने रहे। आज जब राष्ट्रीयतावाद की अवधारणा कहीं अधिक विकसित हो गई है, विदेशों में भारतीय अनिवार्य रूप से एक राष्ट्रीय समुदाय बनाकर विभिन्न कारणों से एकजुट होकर रहते हैं, भले ही उनमें भीतरी मतभेद हो। समझ में आ रहा है? राष्ट्रीयतावाद मतलब जो है इनकी अवधारणा कहीं कहीं विकसित हो गई है अपने राष्ट्र की। भले एक समुदाय हम लोग का बन गया है, हिंदू का एक समुदाय बन गया, एक मुस्लिम का बन गया, एक सिख का बन गया, एक ईसाई का बन गया, ठीक है, और भी जो धर्म है उनका बन गया, वो एकजुट तो है, हम लोग एकजुट हैं, लेकिन हमारे अंदर भी क्या एक मतभेद होता है, विरोध होता है, ठीक है। और ये क्या रहता है, ये हम प्रकट नहीं करते, ये हमारे भीतर ही रहता है, हमारे अंदर ही मतभेद पलता रहता है। एक हिंदुस्तानी ईसाई कहीं भी जाए उसे हिंदुस्तानी ही माना जाता है। कहा जा रहा है यही चीज ना, जो हिंदुस्तानी होते हैं, जो उसमें जितने लोग भी रह रहे, जिस धर्म के भी लोग रह रहे हैं, वे कहीं भी जाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, वे सिर्फ भारतीय ही कहलाते हैं। इस प्रकार किसी हिंदुस्तानी मुसलमान को तुर्की, अरब, ईरान या किसी भी अन्य देश में जहां इस्लाम धर्म का प्रभुत्व है हिंदुस्तानी ही समझा जाता है। क्लियर है? आप अगर भारत में आ गए हैं, आप हिंदुस्तान में आ गए हैं, आप वहां के नागरिक हो गए हैं, तो आप कहीं भी जाएं तो आप क्या कहलाएंगे, आप एक हिंदुस्तानी ही कहलाएंगे। ठीक, मेरे ख्याल से हम सब के मन में अपनी मातृभूमि की अलग अलग तस्वीरें हैं। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, जो सबकी जो मातृभूमि है
उनकी उसके प्रति क्या है, अलग अलग वहां पे तस्वीरें हैं। और कोई दो आदमी बिल्कुल एक जैसा नहीं सोच सकता। क्या आप और हम एक जैसा सोच सकते हैं? नो मैम। कहीं ना कहीं हमारे में भिन्नता है। अगर देखो यही चीज मान लो, एग्जाम्पल आपको देते हैं कि मैंने कह दिया एक गुलाब का फूल बनाओ, ठीक, हमने सभी बच्चों को दिया गुलाब का फूल बनाओ। कुछ बच्चे क्या करेंगे, गुलाब बना के गुलाब बनाएंगे बस। कुछ बच्चे क्या करेंगे, गुलाब बना के उसमें पत्ती बना देंगे। फिर कुछ बच्चे गुलाब के साथ साथ एक और उसके साथ कली बना देंगे। तो क्या भिन्नता है कि नहीं है? क्या सोच तुम लोग की एक हो गई? लेकिन मैंने तुमको तो एक ही चीज बोला है ना, हमने कहा गुलाब का फूल बनाओ, लेकिन तुम लोग ने क्या किया, उसको अलग अलग तरीके से उसको बनाया। यही किए ना। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि जो दो इंसान है तो सेम, गुलाब का फूल है तो गुलाबी का फूल कहलाएगा ना। अगर हम आपको कहते हैं गुलाब का फूल बनाओ तो बच्चे उनको हर अलग अलग तरीके से बनाएंगे, लेकिन कहलाएगा वो किसका फूल, गुलाब का। गुलाब का फूल। क्या वो अलग होगा? किसी ने बच्चे ने कली बना दिया तो हम उसको गुलहर कह देंगे या चमेली कह देंगे? नहीं ना। तो यहाँ पे यही बात कही जा रही है कि जो दो इंसान हैं, हमारे भी दो हाथ हैं, दो पैर हैं, आपके भी वही हैं, ठीक, लेकिन क्या होता है, हमारे में भिन्नता होती है। तो आदमी की सोच सोच की बात की जा रही, शरीर तो सेम है लेकिन हमारी सोच क्या होती है, डिफरेंस होती है, अलग होती है, भिन्न होती है। जब मैं भारत के बारे में सोचता हूँ तो मेरे मन में बहुत सी बातें आती हैं। वो क्या कह रहा है कि जब मैं भारत के बारे में सोचता हूँ तो मेरे मन में बहुत सी बातें आती हैं। मैं सोचता हूँ दूर दूर तक फैले मैदानों और उन पर बसे अनगिनत छोटे छोटे गांवों के बारे में। वो क्या बता रहे हैं, वो कहते हैं कि मैं जब भारत के बारे में सोचना जैसे ही प्रारंभ करता है तो मेरे अंदर बहुत सी बातें आती हैं, बहुत सी चीजें सोचता हूँ, ठीक, उन कस्बों और शहरों के बारे में जिनकी मैंने यात्रा की, वर्षा ऋतु की इस जादुई बरसात के बारे में जो झुलसी हुई है, धरती में जीवन संचार करके उसे सहसा सौंदर्य और हरियाली के झिलमिलाते है। क्या बताया जा रहा है कि जो वर्षा ऋतु होती है वो हमारी जादुई बरसात के बारे में जो सोचती है, उस धरती में जीवन क्या करता है, संचार करके उसे सहस्र सौंदर्य और हरियाली के झिलमिलाते बरसात में बदल देती है। विशाल नदियों और उनके बहते जल के बारे में, ठंड की चादर से लिपटे खैबर पास के बारे में, भारत के दक्षिण सिरी के बारे में, लोगों के बारे में, व्यक्ति और समूह दोनों रूपों में, सबसे ज्यादा बर्फ की टोपी पहने हिमालय के या बसंत ऋतु में कश्मीर की किसी पहाड़ी घाटी के बारे में जो नवजात फूलों से लदी होती है। इतने बारे में वो सोचता है, ठीक है। भारत के क्या कहा था कि जब मैं भारत के बारे में सोचता हूँ तो मेरे अंदर क्या होती है, तरह तरह की चीजें आती हैं। और क्या क्या चीजें आती हैं, जो भारत के दक्षिणी के बारे में, लोगों के बारे में, लोग क्या सोचते हैं, लोगों की सोच क्या है, व्यक्ति कैसा है, उन सब के बारे में वे सोचते हैं। बर्फ की टोपी के बारे में, ठीक है, यहाँ पे ये चीज बताया जा रहा। फिर क्या उसके बाद, हिमालय कैसा है, बसंत ऋतु में कश्मीर की जो पहाड़ी घाटी है वो कैसी हो जाती है, बसंत ऋतु में कश्मीर की जो पहाड़ी घाटी होती है वे नवजात फूलों से लदी होती है। जैसे नवजात मतलब जो जन्म लिया हुआ बच्चा होता है, जो छोटा बच्चा होता है तुरंत पैदा हुआ, तो वो किसकी तरह लगते हैं, फूल के समान वो लगता है, ठीक है, फूलों के समान वो लगता है। तो यहाँ पे तुलना किससे कर दी गई है, नवजात से। और जिसके बीच में कल कल फल फल करता झरना बहता है। और क्या है, हिमालय से क्या करता है, यहाँ पे
झरना बह रहा है। हम अपनी पसंद की तस्वीर बनाते हैं। हम क्या करते हैं, हम जो जिस नजरिए से भारत को देखते हैं, हम भारत के बारे में जो चीज सोचते हैं, उस नजरिए से हम क्या कर रहे हैं, हम उनकी तस्वीर बना रहे हैं और उसे सहेज कर रखते हैं। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, हमने जिस तरीके से भारत के बारे में यहाँ पे सोचा, वहां की ऋतु के बारे में सोचा, उनके लोगों के बारे में, बहते झरने के बारे में, झिलमिलाते बादल के बारे में, विशाल नदियों और पहाड़ों के बारे में, जितनी चीजें भी भारत की हैं, उनके बारे में जिस तरह से मैंने सोचा है, उसी तरह से मैं तस्वीर बनाकर उसे संजो कर रखता हूँ। समझ में आए चीज? यस मैम। कोई दिक्कत इसमें विविधता और एकता में? देखो यहाँ पे भिन्नताएं हैं और भिन्नताएं के साथ साथ क्या हो रही है, यहाँ पे एकता भी बताई जा रही है। एग्जाम्पल में दोनों का कहाँ देते हैं, हम तुमको बता रहे हैं। यहाँ पे चारों धर्म के लोग रह रहे हैं भारत में, ठीक रहते हैं। यस ये मैम। हो गई हमारी एकता, ठीक। लेकिन उन चारों धर्मों का जो सोच है, उनके लोग हैं, उनके जो समुदाय हैं, उनकी सोच क्या है, भिन्न है। मतभेद है कि नहीं, भिन्नताएं हैं कि नहीं? बस यहीं पे इसीलिए कहा गया है कि भारत की भिन्नताएं और एकता, एकता तो है और साथ में भिन्नताएं भी हैं। तो आप लोगों को समझ में आया? बताइए। गौरव, राधिका, शिवम, यस मैम। कोई ऐसी चीज जो ना समझ में आई हो आप लोगों को? कोई ऐसी लाइन या कोई ऐसी चीजें जो आपको ना समझ में आ रही हो? बोलो। मैम लिटरेचर में वो कुछ पूछ। पूछो, क्या हो पूछना तो उसमें? बोलो। मैम लिटरेचर में मैम मतलब चैप्टर पढ़ाई आप मैम, उसमें जो सब क्वेश्चन आंसर हैं जितने मैम कविता से आगे, और मैम अनुभव और कल्पना में सारे करने हैं। हाँ, जो आपका फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन हैं, आपको सब करने। आप समझ जाते होगे ना कि कौन सा हमें करना है, क्यों? जैसे कभी कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछ लेते हैं कि कुछ भी बताना कौन सा क्वेश्चन है जो तुम्हें कंफ्यूज कर रहा है, ठीक है? जब नेक्स्ट क्लास होगी तो हमें पूछ लेना लिटरेचर में कौन सा करें। यस मैम। करना सभी है, दोनों बुक में करना सभी है, ठीक है? लैंग्वेज में भी हम करवा दिए हैं, लिटरेचर में भी 2 चैप्टर और संस्कृत का 1 चैप्टर कंप्लीट हो गया ना, ठीक है? तो इतना काम आप लोग कर लीजिए। भारत की खोज का भी 1 चैप्टर हो गया है। यस मैम। चलिए, अब जो नेक्स्ट क्लास होगी तो उसमें हम बताएंगे आप लोगों को, ठीक है? यस मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू क्लास। बाय बाय बाय।